ओके, उसमें लिखा है वाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो उसका एक्सप्लेनेशन हमने करा दिया, वो हमने पॉइंट के साथ ही कवर कर दिया है। नाउ अकरेंस ऑफ मेटल, जो मेटल हमारे चारों तरफ मिलते हैं, सो दीज मेटल्स, बात ना करें, मेटल्स are found in form of minerals. What does it mean by minerals? यानी कि, ठीक है, खनिज से आप क्या समझते हैं और अयस्क से क्या समझते हैं? What does it mean by mineral? That is sample of earth. Sample of earth. Which contains, जिसमें मेटल पाए जाए, ऐसा सैंपल ऑफ अर्थ जिसमें क्या पाया जाए, मेटल्स पाए जाए, और ऐसे नॉन मेटल्स जिसका कुछ इंपॉर्टेंस हो। विच कंटेन्स मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में कौन कौन से आएंगे, लाइक सल्फर आ जाए, सल्फर मिल जाए, फॉस्फोरस मिल जाए, ऐसे कुछ, वरना तो सिलिकॉन का तो है ही, वो मेटलॉइड है ही, ठीक है। तो कंटेन्स मेटल एंड नॉन मेटल्स इज कॉल्ड मिनरल, उसको मिनरल कहते हैं, ठीक है। वैसे तो दो सैंपल ऑफ मिनरल्स, कहीं से भी पानी बह के आता है ना, पहाड़ों से भी क्या आता है, तो पहाड़ों में भी तो जमीन से होता है, तो उसमें नेचुरली मिनरल आ ही जाते हैं, तभी तो हम लोग वो मिनरल वाटर पीते हैं। लेकिन इतना होना चाहिए कि हम उसमें से निकाल सकें, तभी मिनरल कहलाया जाएगा। सो दो सैंपल ऑफ मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स और नॉन मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली एंड प्रॉफिटेबली। ऐसा नहीं कि तुमने बहुत पैसा खर्च कर दिया और जब 1 किलो सल्फर बेचने गए तो पता चला 110 रुपये मिला, सब बेकार हो गया। उसमें से निकाला जा सके तब उसे और कहेंगे, उन मिनरल्स को ही और कहेंगे जिनमें से व्हेन इट इज फीजिबल, उससे निकालना मुमकिन हो, ठीक है। दोज मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली एंड प्रॉफिटेबली, इकोनॉमिक ही ना पड़े, फायदा भी जबरदस्त हो, इज कॉल्ड ओर। इसको कहेंगे खनिज और उसको कहेंगे अयस्क। तो और क्या होता है, दो सैंपल्स ऑफ मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, हाँ बोलो, पूछो। वो पूछी थी ऐसा मतलब सल्फर और फास्फोरस, ऐसे उसमें से कुछ निकाल सकें, तो नॉन मेटल्स में भी कुछ खास जो हमारी, वरना नॉन मेटल का ऐसा कोई स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है नहीं, सल्फर और फास्फोरस ही काम में आते हैं, तो मैंने वही लिखे। तो उनको निकाला जा सके तो सब मिनरल कहेंगे। दो सैंपल ऑफ मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड, कैसे निकाला जा सके, इकोनॉमिकली एंड प्रॉफिटेबली, इज कॉल्ड, उसको ओर कहेंगे, दैट इज अयस्क। अब अलग अलग तरीके के हैं, दैट इज कुछ कॉमन ओर्स हैं, उनकी लिस्ट देखेंगे, व्हाट आर दोस कॉमन ओर्स। जिनसे हम निकाल सकते हैं, देखिए सोडियम किससे निकाला जाता है, तो सोडियम एक एलिमेंट है जो कि मेटल है, इट इज टेकन फ्रॉम रॉक सॉल्ट।
रॉक सॉल्ट। कहीं सोडियम के बहुत ज़्यादा क्रिस्टल्स हों पहाड़ों को, उनको खोद करके निकाला जाता है रॉक सॉल्ट। और इसका फार्मूला क्या है? NaCl। उसमें इम्प्योरिटीज़ होंगी लेकिन उसको हटा दिया जाएगा और प्योरीफाई किया जाएगा। एल्यूमिनियम कैसे निकाला जाए? एल्यूमिनियम निकाला जाएगा बॉक्साइट से। भारत में बॉक्साइट के बहुत ज़्यादा भंडार हैं जो कर्नाटक में पाए जाते हैं, बिहार में भी पाए जाते हैं। एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन में हम सेकेंड प्लेस में वर्ल्ड में। और इसका फार्मूला क्या है? ये सभी इम्पॉर्टेंट हैं एग्जाम की दृष्टि से। दैट इज एल्यूमिनियम में बॉक्साइट। सोडियम भी हम, ये जो कच्छ का रन है गुजरात, वहाँ से खूब सोडियम निकाले। गुजरात में नमक है बहुत ज़्यादा, तो नमक से सोडियम बना लेंगे ड्राइंग सोल्यूशन से। और फिर मैंगनीज कैसे निकाला जाएगा? पाइरोल्यूसाइड। पाइरोल्यूसाइड आपको दिखाएंगे, ब्लैक कलर का कंपाउंड है। सो दैट इज MnO2। ठीक है, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और ये कैसा है? दैट इज बाई हाइड्रेट। कोई होता है डेका है ना, तो हाइड्रेट, पेंटा हाइड्रेट, तो ये बाई हाइड्रेट है, दो है ना इस तरीके से। ये क्या है? मैंगनीज डाइऑक्साइड। अगर इसका पाइरोल्यूसाइड इसका निक नेम है, इसका कॉमर्शियल नेम है, ये इसका नेम ऑफ ओर है। ये सब जो मैं दिखा रहा हूँ ये क्या है? सारे नेम ऑफ ओर। लेकिन ओर है तो उसका कुछ केमिकल नेम भी होगा। वो केमिकल नेम क्या है? केमिकल नेम होगा सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड के सैंपल से हम सोडियम बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं वो बाद में देख लेंगे, लेकिन इससे बनाएंगे। सबसे पहले कच्चा माल या रॉ मटेरियल तो होना चाहिए। और दूसरा ये क्या है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, डाईहाइड्रेट। दिस इज मैंगनीज डाइऑक्साइड। इतनी बात हो गई। 3 एलिमेंट और उनके ओर्स के नाम बताओ हमको। सोडियम, मतलब एलिमेंट्स और क्या बताना है? उनका ओर का नाम। सोडियम NaCl। किससे निकाला जाता है? ओर का नाम बताओ। और का नाम क्योंकि तुम्हारे दोनों ही टेस्ट में फुल नहीं आए, इसलिए तुमसे पूछ रहे। बताएंगे बोलो। पाइरुवेट से नहीं निकाला जाता। हाँ बोलो। उधर नहीं देखो। पाइरोसाइड का फार्मूला होता है। उससे क्या निकालना? तो 3 मोनिका ने सही बताया। आगे की बात देखो। चौथी, दैट इज ज्योत्सना जिंक। जिंक निकाला जाता है जिंक ब्लेंड। किससे निकालोगी? जिंक ब्लेंड, दैट इज ZnS। और चश्मिता इसका नाम क्या है? जिंक सल्फाइड, दैट इज जिंक सल्फाइड। जब माइनस होता है 2 माइनस है 2 प्लस है, जिंक और सल्फाइड। हाइट लग जाता है कि नहीं? चलिए, अभी जब हम लोग इस पे 4-4, 5-5 नंबर के क्वेश्चन करेंगे वहाँ ये सब आएंगे, तो बिल्कुल अभी याद रखो, नहीं तो वहाँ गड़बड़ हो जाएगी। इसको और कोई रास्ता नहीं आपके पास। अगला देखिए, दैट इज मरकरी। मरकरी का क्या है? सिनेबार। इट इज सिनेबार,
दैट इज HgS, इसको कहेंगे मर्क्यूरिक सल्फाइड। So, वो डबल एन के बाद ए है। हाँ, सिनेबार यही है, सिनेबार। 1 2 5 बताए हैं पलक, इसमें तुम्हें कोई भी 4 बताने, उनके नेम ऑफ वुड के साथ, फार्मूले के साथ। अच्छी बात। इंद्रजीत 4 बताओ कोई। सोडियम एल्युमिनियम ऑक्साइड हाँ, एल्युमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला बताओ। A2O3.2H2 नाम बताओ। एल्युमिनियम ऑक्साइड डाइहाइड्रेट एक और बताओ। मर्क्यूरी सिनेबार हाँ, HgS नेम। मर्क्यूरी सल्फाइड बहुत अच्छा, और बताओ। सोडियम रॉक सॉल्ट NaCl ठीक है, एक और। कोई बात नहीं, 4 बताओ। नाम शुरू करें। हाँ, अगला। सोडियम रॉक सॉल्ट NaCl सोडियम मर्क्यूरी सिनेबार HgS मर्क्यूरी सल्फाइड एल्युमिनियम ऑक्साइड A2O3.2H एल्युमिनियम ऑक्साइड डाइहाइड्रेट जिंक ब्लैक ZNS जिंक सल्फाइड 4 बताओ। हाँ, बताओ। चलो, अब देखो 5 आपको बताए जा चुके हैं, ठीक है। अब अदिति के पास आने से पहले एक कॉपर भी दिखी। कॉपर के 2 और हैं, कौन कौन से हैं? एक है क्यूपराइट और एक है कॉपर ग्लांस। तो पहला क्या है? क्यूपराइट, और दूसरा क्या है? कॉपर ग्लांस। सही है। अब जरा देखिए, कॉपर ग्लांस का क्या फार्मूला है? Cu2s, Cu2s, और इसका फार्मूला क्या है? Cu2o। ये दोनों कॉपर के खूब हो रहे हैं। अभी जब इसकी मेटलर्जी करेंगे, दैट इज केमिस्ट्री इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इज कॉल्ड मेटलर्जी। अब आप मेटलर्जी पढ़ने जा रहे हैं, धात्विक निष्कर्षण, कैसे निकाला जाए एलिमेंट को, मेटल को निकालें कैसे जमीन से, इसको कहते हैं मेटलर्जी। क्या कहते हैं? मेटलर्जी। चलो अभी हम डेफिनेशन लिखाएं। 2 निकलते हैं, कॉपर के 2 मिल जाएंगे। अफगानिस्तान में इनका बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है कॉपर, ठीक है। पाकिस्तान में भी, बलूचिस्तान में पाया जाता है। अब जरा देखो, ये ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ते रहते हैं तो वही चीज़ ना। अब इसका फार्मूला क्या है? दैट इज Cu2 का क्या होगा बताओ? कॉपर 1 ऑक्साइड, क्योंकि इसकी 2 की वैलेंसी, इसकी 1, ये 2 तो इसका है और इसका 1 इधर। भाई इसका यहाँ लिखा था 1, इसकी वैलेंसी 9th में तो पढ़ा है ना फार्मूला लगाने। तो ये बताइए क्या है? कॉपर 1। सर कॉपर 1 को क्यूप्लस बोलते हैं। बिल्कुल सही, क्यूप्रस ऑक्साइड बोलना ज़्यादा ठीक रहेगा। अब इसे भी क्या कहेंगे बोलो? कॉपर 1 सल्फाइड।
अभी हमने कितना पढ़ लिया? 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, ठीक है। अब 7 में से 6 है ना टोटल। देखो इसके Copper दो तो- हैं, अच्छा, कॉपर के 2 गए, ठीक है कि नहीं? तो 6 में से 6 बताने हैं, 7 6 में बताइए, एक कोई छोड़ सकते हैं। अभी कितने लोगों 6 तो हो गए ना, 6 बताओ। 6 में 6 7 में से 6 7 हो गए ना टोटल। 7 में कितने बताओ? 6 बताओ, बोलो श्रेया। हाँ हाँ हाँ, अच्छा है। और और ऐसा वो बोला क्या? बताओ सर। एक क्यूटाइट और एक कॉपर ग्लास, चलो कोई बात नहीं। हाँ? नहीं, जसमिता बताओ। M2O बोल रहे हैं। हाँ, दोनों को बताओ ना। किसका है? किसका? एक और बता सकते हैं? मरकरी का है। सिनेमा। सही है, चलो अब दिव्या के पास जाने से पहले थोड़ा आगे बढ़े। दैट इज आयरन। आयरन का क्या है? दैट इज हेमेटाइट, ठीक है। हेमेटाइट इज Fe2O3। Fe2O3, वैसे इसका नाम क्या है? फेरिक ऑक्साइड। सही है, कोई 7 तुमको बता।
ऐसा क्या अटक रही है? बोलो। उधर नहीं देखो, उधर नहीं देखो। चारों साफ साफ बोलो। हाँ, एक और बोलो। चाय आयरन का बता दो, चाय कॉपर का, कॉपर का भी। हाँ, बताओ पानी का। ये अब हम आगे बढ़ जाते हैं। इन्होंने 7 बता दिए। चलो, इतनी बात हो गई। मेटलर्जी किसे कहते हैं ये तो तुमको पता चल गया कि जिनसे हम निकाले जा सके। हमारे पास 100 और की लिस्ट है यहाँ, जिनमें से these are the ores, जो इनमें नाम दिए वो सब इसमें भी है, ठीक है। सो दैट वी कैन एक्सट्रैक्ट, इसमें सब निकाल सकते हैं। तो ये आप देखते जाओ जो नाम है कुछ, और फिर पीछे भी बढ़ाते जाओ, बाकी लोगों को भी हम दूसरे दे देंगे। चलो अब देखो, these are ores, इसमें से हम क्या कर सकते हैं कि metals can profitably be extracted, इसमें से निकाला जा सकता है। ये कितने में निकल गया? ये लो, ये कुछ मिनरल्स है, एक मिनरल्स की लिस्ट है, एक और की लिस्ट है। तो वो देख के पीछे वो जेम्स है। पायरोलिस्टा की स्पेलिंग गलत है, पायरोलिस्टा दिखा दे रहा। वो स्पेलिंग गलत है। ये भी एलॉयज और मेटल भी पीछे दिखा दो कि क्या क्या है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो दीज आर डिफरेंट रोड्स, जस्ट एक फैमिलियराइजेशन के, बहुत डीपली नहीं देखना है कि इससे पता चलता है कि अर्थ के डिफरेंट सैंपल्स अलग अलग होते हैं, और ज़्यादा नहीं देखना है, ठीक है। अब आगे का देखिए।
लो, एक सिंपल सर्किट पीछे बढ़ा दो। इसमें पीछे से आपको वायर दिखता रहेगा, पीछे बढ़ा दीजिए, वो भी लोग देखिए। इसमें एक स्विच भी है, इसे ऑन ऑफ किया जा सकता है, ठीक है। सर वीडियो पॉज कर दोगे? वायरिंग डेलिकेट है तो पीछे से छेड़छाड़ ना कीजिएगा, पीछे शोल्डरिंग की हुई है, जो भी सर्किट दिखा रहे हैं ना, तो पीछे इसके सब वायर हैं, तो वो समझ लीजिए कैसा है, उनका जोड़ा ही कैसा, वो टेप लगा दो। सिंगल है सर, इस पैरेलल आप उसका सर्किट देखो। ओके नाउ चलो, तो दो बात हमने देख ली। अब व्हाट डज इट मीन बाय मेटलर्जी, क्या होती है बताओ? मेटलर्जी, दैट इज द केमिस्ट्री इन्वॉल्व। अगर आप प्योरिफिकेशन करते हैं, दैट इज द केमिस्ट्री इन्वॉल्व या द प्रोसेस इन्वॉल्व for extraction and purification of metals from ore is called metallurgy. क्या लिखोगे बोलो? The process involved in, नोट करिए, एक्सट्रैक्शन, मेटल को तो सबसे पहले उससे मिट्टी से निकालना पड़ेगा ना, that is process involved in extraction। और दूसरा क्या है? प्योरिफिकेशन, पहले मिट्टी हटाओ, ध्यान दीजिए बंदना, पहले प्रोसेस इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्शन एंड प्योरिफिकेशन। ऑफ मेटल्स, इससे दैट इज मेटल्स फ्रॉम ओर इज कॉल्ड, that is called metallurgy। आशीष, गैंग पार्टिकल क्या होता है? बोलिए। यस, द अर्थली इम्प्योरिटीज, जो तुमको सैंपल दिए गए ना सारे ओवर और मिनरल के, इसमें कुछ, इसको जब क्रश करोगे इसमें बहुत सारा मिट्टी होगा, सो द अर्थली इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन ओर इज कॉल्ड गैंग पार्टिकल। नोट करो इस चीज को, earthly impurities present in ore is called gang particles। ओके, अब देखो, नाउ ये तो सारी चीज आपने देख ली। अब हम देखेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। वंदना, माइनिंग और क्वेरिंग में क्या अंतर है? करेक्ट, जैसा कि वंदना ने बताया कि माइनिंग और क्वेरिंग आपको पता ही होगा, दैट इज, उसे उत्खनन कहेंगे, उसको खनन कहेंगे। दैट इज, इफ सम ओर इज फाउंड अंडरग्राउंड देन इट इज माइन, इफ इट इज फाउंड अबव सरफेस तो उसे उत्खनन, दैट इज, इट इज कॉल्ड क्वेरी। सही है? मेटलर्जी बता दी ना।
कि प्रोसेस जो भी होगा, जो हम करेंगे, कैसे निकाला जाए, उस केमिस्ट्री को क्या कहेंगे, क्या क्या प्रोसेस करते हैं। ये 3 स्टेप प्रोसेस है, सही है। चलो चलो अभी इधर रख दो, आगे इधर ही कहीं रख दो, और है इधर ही लाइए, ठीक है, बाद में देखना। इसको देखो, जो भी टाइम आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अब हम देख लें, इसको नोट करते जाइए निष्ठा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये समझ आ गया ना, मेटलर्जी किसे कहते हैं, प्रोसेस। और गैंग पार्टिकल जो अर्थ मेटल्स हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, देखो दैट इज ओर्स कैसे निकाले जाते हैं, इट इज आइदर माइंड और क्वेरीड, ठीक है ना। एक्सट्रैक्शन, दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, सचिन, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर इज 3 स्टेप प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है, 3 स्टेप, इन्हीं के पास सब रख दो। इट इज फ्रॉम ओर इज 3 स्टेप प्रोसेस। कौन कौन सा प्रोसेस है, पहला प्रोसेस पर लग क्या आता है ये, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर। पहला प्रोसेस क्या है, सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ठीक है, अयस्कों का सांद्रण। अब दूसरी चीज क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर में भी 3 अलग अलग मेथड हैं। पहला मेथड क्या बताओ, दैट इज बाय हाइड्रोलिक वॉशिंग, हाइड्रोलिक वॉशिंग। दूसरी चीज फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। अभी आपसे पूछा जाएगा सब, मैग्नेटिक सेपरेशन, और तीसरा क्या है, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। पहली चीज, मिट्टी हटाने के आयुषी कई तरीके हैं, यह तो खूब अच्छे से धो दो पानी, सबका वीडियो दिखाएंगे, सब चीजें समझाएंगे, लेकिन मिट्टी हटाने में कंसंट्रेशन ऑफ ओर का क्या मतलब है, दैट इज रिमूवल ऑफ गैंग पार्टिकल्स। तो हम अभी फर्स्ट स्टेप है, कितना है, इट इज 3 स्टेप प्रोसेस। अभी हम पहला स्टेप समझ रहे हैं, पहला स्टेप समझो, तो क्या है, रिमूवल ऑफ गैंग पार्टिकल फ्रॉम ओर इज कॉल्ड, इसे क्या कहेंगे, एनरिचमेंट ऑफ ओर। तो पहली चीज क्या है कि मान लीजिए अगर उसमें मिट्टी है तो कैसे रिमूव किया जाएगा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। अब देखिए फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस क्या है, so it can be done either by 3 ways, any way। समझो इस चीज को। वंदना ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। इनका कहना है कि अगर हम ओर में से मिट्टी हटाना चाहते हैं तो उसको क्रश कर दो यानी बिल्कुल पीस दो, तभी तो मिट्टी धुलेगी। ऐसे पत्थर जो तुमको दिए उसमें क्या मिट्टी हट पाएगी। तो सबसे पहले ओर को क्या किया जाएगा बताइए, इट इज फर्स्ट क्रश्ड, और फिर उसके बाद क्या किया जाएगा, उसको धोया जाएगा। उस चीज को क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलिक वॉशिंग। जैसे जिंक है, जिंक तुमने जमीन से जिंक ब्लेंड निकाला, सीने बार निकाल दिया तो उसमें मिट्टी होगी। क्यूप्राइट निकाला, कॉपर ग्लास निकाला, या कुछ भी पाइरोल्यूसाइट निकाल दिया, तो पाइरोल्यूसाइट भी है हमारे पास, कुछ भी आपने निकाला तो उसमें क्या चीज़ होगी बताइए, ये मैग्नीज डाइऑक्साइड, दैट इज पाइरोल्यूसाइट, ठीक है। अब जरा देखो, तो हम क्या करेंगे, फॉर दैट उसको वॉशिंग करेंगे। वॉशिंग का तरीका तुम याद है, तो हाइड्रोलिक वॉशिंग कैसे की जाए ये हम देखें, सही।
देखो एक बार में ही समझना, फिर बाद में साथ ही साथ समझते चलो, ठीक है। अभी दे दो ये सब, वो संभालेगा आपको राज। ज्यादा लगी तो बताओ, तो देखिए ठंडे पानी पी जाएगा। देखो फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, Froth flotation process. हाइड्रोलिक वॉशिंग। Hydraulic ये washing. देखिए, इसमें क्या करना होता है, तो खतरनाक प्रोसेस। ये देखिए हमने क्रश कर दिया, ध्यान दीजिए। अभी ये बिल्कुल पहला प्रोसेस है मिट्टी हटाना। पहला प्रोसेस क्या है, देखो कैसे हटाना, ऊपर से डाला और पीछे से पानी गिरा, तो देख रहे पाइप से पानी आ रहा है, मिट्टी क्रश हो गई कि नहीं? क्रश के बाद अब हमने इसमें डाला, अच्छा पीछे से पानी आ रहा है और फिर ये हिलता भी डुलता जा रहा है। क्या हो रहा है देखो, छान नहीं रहे, इसको हिलाने से क्या होगा, जो ये मिट्टी हल्की होती है, सही है? जैसे ये देखिए फ्रॉथ, हाइड्रोलिक वॉशिंग क्या है, दैट इज हाइड्रोलिक वॉशिंग ड्यूरिंग गोल्ड एक्सट्रैक्शन। Hydraulic washing अब ये during देखो। gold extraction. कि मान लीजिए इन्होंने गोल्ड माइनिंग की, ठीक है, ये देखो इसमें देखो इन समय गोल्ड पार्टिकल्स हैं। 3 hours non-stop. Going all day. अब अगर कोई इसमें से करेगा, इसमें अगर दिखाया हो, ये सब अफ्रीका में कांगो से निकाला जाता है। तो कंट्री का नाम इसमें होता क्या, कंट्री में मैं क्या बता दूं आपको, इंडिया क्या होता है, ये कठिन क्वेश्चन, ठीक है। अब जरा देखो नाउ, हाइड्रोलिक वॉशिंग, Hydraulic ये देख washing. लीजिए एक और, फिर मैं इसका लिखाऊं, सूडान का वो तो हमारे यहाँ से बहुत सारा यूएन के, ये देखिए पीछे से पानी गिर रहा है और क्या हो रहा है, ये देखो ये वाइब्रेट कर रहा है। तो बोलो अब इस प्रोसेस में सचिन देखो, जो हैवियर मेटल पार्टिकल्स है क्या वो नीचे रह जाएंगे और ऊपर क्या होगा बताइए। जैसे इसको इस तरीके से करेंगे, देखो ये इसको क्या कर रहा है, वॉबलिंग कर रहे हैं, क्या कर रहा है, हिला डुला रहे हैं, तो मिट्टी क्या हो जाएगी बताओ, ऊपर आ जाएगी और हैवियर मेटल पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे। ऐसा भी स्टेप पे भी कर सकते हैं। ये देखो कैसे वॉबलिंग हो रही है, वो पानी गिरता रहेगा तो मिट्टी निकल जाएगी, ठीक है। दैट इज कॉल्ड, इसको वंदना क्या कहेंगे बताइए, हाइड्रोलिक। सही है, समझ में आ गया पहला प्रोसेस। पहला प्रोसेस लिखे, फिर हम दूसरा बताएं। तो कुछ खाने का मन हो रहा है ठीक है, और कुरकुरे भी मंगवा लेता हूँ। अब देखो फर्स्ट प्रोसेस क्या है कि जिसमें गैंग पार्टिकल्स हैं, फॉर रिमूवल ऑफ गैंग पार्टिकल क्या करना चाहिए। सो फर्स्ट लिखो हाइड्रोलिक वॉशिंग। इन दिस जो क्रश्ड ओर है इज रूटेड टू, इसमें रूट किया जाएगा बताओ 2 स्टेप्स, या एक इस तरीके का स्टेप वाइज बेल्ट। कैसी बेल्ट थी बताओ, स्टेप वाइज थी। तो रूटेड टू स्टेप वाइज लैडर लिख लीजिए, अच्छा ये लैडर भी कैसे होती चेक करो, ये ऐसे होगी, इसका क्या पर्पस है, ये
अगर मान लो यहाँ से वाटर गिराया जाएगा तो पानी इससे गिरेगा, तो पानी की वजह से ये वाटर तो बह जाएगा गैंग पार्टिकल। यहाँ जो हैवी मेटल है क्या वो आगे जा पाएंगे कि यहीं बैठ जाएंगे? वो गलती से भी सीढ़ियों में गिरा हो तो सब बह जाएगा, लेकिन ऐसी सीढ़ी बनाओ जो थोड़ी उठी हो तो क्या होगा बताओ? ऐसी लेडर बनाओ जो थोड़ी सी उठी हो तो क्या होगा बताइए? तो पानी पानी तो बह जाएगा। एंड दिस लेडर इज वाइब्रेटिंग। एक ऐसी लेडर है हिलती डुलती रहेगी तो और भी मिट्टी निकलती रहेगी, कोई वहां जा जाके तो करेगा नहीं। वो तो साथ में पानी भी तो थोड़ा बहुत रुक जाएगा। वाटर पानी तो कहीं से साइड से बह ही जाएगा, पानी का कुछ नहीं, बह रुक भी जाए बह भी जाए उसे हम निकाल देंगे, ठीक है। सो इसके वाइब्रेट करने की वजह से क्या होगा बताइए? और ऊपर से क्या गिराया जाएगा बताओ? सो दिस फनल से क्रश डोर, ये क्या चीज है? क्रश डोर यहाँ गिरा, और ये क्या है? वाटर, और ये क्या है? क्रश डोर। बोलो बात समझ में आ गई? हाइड्रोलिक वॉशिंग। सो इन दिस, और ये क्या कर रहा है? ये वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेटिंग लेडर, वाइब्रेटिंग लेडर है। सही, इतनी बात तुमको समझ में आई? पीछे का पीछे चलिए आगे की बात समझिए। क्रश्ड ओर इज रूटेड टू स्टेप लेडर। सबसे पहले तुमने आयुषी इसमें क्या किया? पार्टिकल गिरे थे जैसे उसमें यहाँ भी देखा था कि नहीं? तो देन हैवियर मेटल पार्टिकल्स सेटल डाउन इन लेडर, ठीक है, और however that is earthly impurities are washed away. This is called hydraulic washing, which keeps on vibrating. इसको हुपर कहते हैं। ये चीज क्या है? ये चीज क्या है? हुपर। हुपर में डाला जा सकता है। हुपर एक बहुत बड़ी कोन होती है जिसमें ये चीज डाली, सही है। तो इट इज वाइब्रेटिंग। नाउ क्रश डोर इसमें डाल दिया गया है, वाटर कंटिन्यूअसली फ्लोज, फॉल्स ऑन इट एंड वॉशेस अवे गैंग पार्टिकल्स। गैंग पार्टिकल्स में होगा। ये प्रोसेस किसमें इन्वॉल्व किया जाता है? आयरन में इन्वॉल्व होगा ये प्रोसेस। सो दिस इज यूज्ड इन मेटलर्जी ऑफ, दिस इज यूज्ड इन मेटलर्जी ऑफ ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स। जो भी मेटल्स होंगे सभी में मिट्टी की तो इम्प्योरिटी होगी, तो मिट्टी तो साफ करना जरूरी है। दूसरा प्रोसेस देखो, दूसरा प्रोसेस कौन सा है? दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक सेपरेशन। देखिए क्या होता है। चलिए मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस। Now, in this heavier metal particle लिख दो settle down। जो डायग्राम बनाया है इसमें क्या लिख दो? ये सब क्या है? ये मेटल नहीं होगा, मेटल की कोई कंपाउंड होगा। आपको नेचर में मेटल सिर्फ गोल्ड मिल जाएगा फ्री स्टेट में। बाकी अगर आयरन देखोगे अभी Fe2O3 दिखाया, Cu भी Cu अकेला थोड़े ना मिलेगा। तो ये मेटल के कंपाउंड होंगे, या तो उसका सल्फाइड होगा या उसका ऑक्साइड होगा, यही सब तो कुछ ना कुछ होंगे कि नहीं? यही सब होंगे, सही है। तो ये चीज है मेटल कंपाउंड होगा, मेटल नहीं होगा। इतनी बात तुमको समझ में आ गई? पलक मेटल में कोई कंपाउंड होगा उसमें निकालना पड़ेगा। अभी तो तुमने अपनी इम्प्योरिटी निकाली है। सेकंड पार्ट क्या है? दैट इज मैग्नेटिक सेपरेशन। इफ इट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ किसका हो? आयरन, गैडोलीनियम, निकिल या कोबाल्ट। तो ये सारे मैग्नेटिक सब्सटेंस हैं जो कि मैग्नेट में चिपक जाए उसको क्या कहते हैं? मैग्नेटिक सब्सटेंस। इफ एक्सट्रैक्शन इज ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस
मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? जो मैग्नेट पे चिपक जाते हैं, जैसे आयरन, निकल, कोबाल्ट, गैडोलीनियम, ऐसा सब हो। तो क्या होगा बताइए? देन ऐसे में इसको जो ऊपर है ये बेल्ट चल रही है, ऐसे बेल्ट चल रही है, और ये जो आगे वाला रोलर है ये मैग्नेट है, और पीछे इसमें ऊपर से क्रस्ट और गिराया जा रहा है, ये इसमें और गिर रहा है इसी के ऊपर, और ये चलता जा रहा है, ये मोटर रन कर रही है। तो ये रन कर रही है भाई, एक चीज अगर आप चला दो तो बेल्ट से तो पूरा चलेगा, एक में मोटर लगा दो, ये मोटर है, ये मोटर है जो रन कर रही है, और ये रोलर है, ये मैग्नेटिक क्या है? रोलर है। तो ये आएगा आएगा आएगा। अच्छा मुझे बताओ, जो आयरन है क्या वो यहाँ तक भी चिपक के जाएगा? क्योंकि उसका थोड़ा सा आकर्षण रहेगा ना, और मिट्टी थोड़ी ना चिपकेगी, मिट्टी तो इनर्शिया की वजह से यहीं गिरती चली जाएगी। तो यहाँ पे जो ढेर इकट्ठा होगा वो किसका ढेर इकट्ठा होगा? सॉइल। ये सॉइल अगेन पार्टिकल का होगा। लेकिन यहाँ पर भी जैसे ही मोटर छोड़ेगी तो यहाँ भी कुछ ना कुछ एक ढेर इकट्ठा होगा, वो किसका होगा? तो ये दो तरीके के अलग अलग आपको पाइल्स मिलेंगे, स्टॉक मिलेंगे कि नहीं? मोटर को छोड़ते समय, क्योंकि ये मैग्नेटिक रोलर है तो ये मिट्टी थोड़ी ना आगे जग जाएगी, नहीं, लेकिन ये तो गिर जाएगा। तो ये सैंड पार्टिकल्स है या अर्थ पार्टिकल है, ये अर्थली पार्टिकल्स। और दूसरा कौन सा होगा? दैट इज मैग्नेटिक सब्सटेंस होगा। अटैकर मोटर ने छोड़ दिया, ये तो रोलर तुम्हारा कपड़े का किसी तरीके की बेल्ट है, जहां तक मोटर थी तब तक तो साथ गया, और कितना जाएगा? मोटर का प्रभाव खत्म होते ही, मैग्नेट का प्रभाव खत्म होते ही वो तो गिर जाएगा। यहाँ तक कि तो यही तो है मैग्नेट, ये थोड़ी ना मैग्नेट कपड़े कपड़े में थोड़ी ना जाता है, वो तो चिपका भी था। तुम ऐसे ही मैग्नेट के ऊपर रुमाल रख के कुछ चीज रखो तो भी चिपकी ही रहेगी, वो तो परमिएबल है। सही है। अब इस चीज को देखो कि होता कैसे होगा। दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन ऑफ ओर। चलो इस चीज को भी देखें। Magnetic separation of ore. ये देखो, ये देखो, दिख रहा है? दो अलग अलग चीजें, हम इसको बड़ा कर देते हैं। ये का दिखा नहीं है, सॉरी। सारे प्रोटीन्स हाई क्वालिटी नहीं होते। गोल्ड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के लिए चाहिए ऑप्टिमल रोटेशन, गोल्ड स्टैंडर्ड 100। This is based on non-magnetic material. ये The देखिए, magnetic दो and मोटर है, non-magnetic substances. ये नॉन मैग्नेटिक है, ये मैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक किधर जा The रहा है? magnetic material forms a heat nearer to the magnetic roller. From flotation method, you separate निकल the गया। and the non-magnetic material in magnetic properties of the old वो पता नहीं। component used. The magnetic and non-magnetic substances चलो कोई बात नहीं। form two separate heaps. The magnetic material forms बट एक आपको आइडिया लग गया ना कि मैग्नेटिक होगा तो कहाँ जाएगा, नॉन मैग्नेटिक होगा। अब देखिए, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। Concentration of ore magnetic separation method. बस जैसा मैंने बता दिया वैसे ही है, ठीक है। इसको और देख लो। This method of concentration of ore is very specific for magnetic ores. Here, each of the gangue or impurities would be magnetic in nature. ज़्यादा समझने की Let's वजह नहीं। consider that the ore is ये और देख लो, दोनों काम हो रहा है, मैग्नेट से भी सेपरेशन हो रहा है, पीछे से धुलाई भी हो रही है। अब तीसरा प्रोसेस देखते हैं। तीसरा कौन सा है बताइए? दैट इज, ठीक है, नाउ सर इसमें मतलब जो अर्थली पार्टिकल्स है वो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है।
अर्थली पार्टिकल्स है, ये भी ऐसे भी दिखाना है। देखो ऐसा भी कर सकते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हो तो क्या होगा, ऐसा भी तो हो सकता है कि मैग्नेटिक पार्टिकल उसमें चिपक जाएंगे, फिर अलग कर लो, स्विच ऑफ कर लो, इलेक्ट्रोमैग्नेट है, स्विच ऑफ करते ही वो डीमैग्नेटाइज होगा और गिरा दो, फिर ले के जाओ। ठीक है, ये भी एक तरीका हो सकता है। अब देखिए तीसरा तरीका क्या हो सकता है बताइए, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। So third process, if extraction is of this, then it involves magnetic separation method. Magnetic separation method. अब जरा देखिए, आपसे कोई पूछने नहीं जा रहा ये प्रोसेस क्या है, ना मैं लिखने जा रहा हूँ, बस आपको समझ में आ गया ना। मैग्नेटिक सेपरेशन बोलूंगा तो आप समझ जाओगे, इतना ही। तीसरा प्रोसेस देखो, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, इसको कहते हैं झाग उत्प्लवन विधि। सबसे पहले वंदना ने इस पे क्वेश्चन पूछा था कि सर फ्लॉथ फ्लोटेशन क्या है, ये बहुत बड़ी बात नहीं, जैसा हमने लिखा तो तभी इन्होंने पूछ लिया, आप समझ सकते, ठीक है। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस इन्वॉल्व। क्यों? क्योंकि इसमें एक धोबन की कहानी इन्वॉल्व होती है, इसीलिए इन्होंने ऐसा पूछा। तो ये इंटरेस्टिंग प्रोसेस होगी। इसमें हुआ क्या कि कुछ लोग कॉपर की माइनिंग में काम कर रहे थे। कॉपर की माइनिंग का क्या मतलब है कि ऐसे माइन से कॉपर निकाल रहे थे जैसे जिसमें कॉपर होता है। कॉपर के आप लोगों ने देखे हुए होंगे कि नहीं देखे हैं, दैट इज ओर्स, नहीं तो आप देख लो, कॉपर के हमने अलग से भी दिखाए हैं, फिर भी ये देखो, ये नेचुरल अर्थ सैंपल। तो कुछ ऐसे कॉपर की माइनिंग में वो क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। अब देखिए, हाँ इसमें से अगर निकाला जाएगा तो कॉपर निकलेगा, हाँ? तो अर्थली है, अर्थ पार्टिकल से, ये देखो कॉपर, आगे का प्रोसेस है, हाँ? बहुत ज्यादा। अभी देखिए, हाँ बोलो, मिट्टी होगी, मिट्टी को गिरा देता है, बोलिए। ग्लिटर से तुम्हें क्या लेना है, समझ में आ गई ना, सही है, हाँ। क्योंकि ये मैग्नेट है, और मैग्नेट के आगे थोड़ी ना होगा, ये बेड चली गई तो मैग्नेट तक जब तक प्रभाव था चिपका चला, और फिर इसके बाद यहाँ से तो मैग्नेट खत्म, ये पूरा मैग्नेट है, रिंग मैग्नेट। फिर आगे ये मैग्नेट नहीं है, यही है मैग्नेट। तो बस जैसे ही मैग्नेट का साथ छूटा वो नीचे गिर गया, मैग्नेट तक आया, और ये तो बिना मैग्नेट के यहाँ तक बस ये ड्यू टू ग्रेविटी फॉल कर गया, ये मैग्नेट के साथ साथ चला। सही है, अब आगे देखें, ठीक है, देख लिया तो अब हम आगे बढ़े, जस्ट मैं ऐसे ही दिखाने वाला था। ये देखो सचिन, बाकी लोग जमा करें तो आगे बढ़ा जाए, प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये इतना सैंपल ही 600 रुपए, वो तो मैं वहाँ मनाली से उठा कॉपर का एक्सट्रैक्शन था, तो वहाँ आसपास ऐसे पत्थर थे, तो ये मैं सब वहीं के ही, कॉपर नहीं और किसी मेटल का, लेकिन मैं बता रहा हूँ मेटल के सैंपल चाहिए। ये कॉपर का है, ये कॉपर का देखो क्यूप्राइट, इतना सा तुमको अमेजॉन में 600 रुपए का, ये उसी का ही वास्तव में क्यूप्राइट का ही सैंपल, Cu2 देखो वजन से समझ में आ गई बात। आगे देखिए,
नाउ लेट अस मूव अहेड, बड़ी बात इसको समझें। तीसरा प्रोसेस देखो, उत्तर देखने वाली कोई चीज नहीं, जब अब जमा करो उसको फिर हम आगे हो गया। ये देखो ठीक है, वो बड़ा वो सब ऐसे ही है, बाद में देखो। चलिए आगे की बात देखो। हाँ हर्षिता, झाग उत्प्लवन विधि, उसने क्या किया, जो लोग आते थे ना वहीं पर कॉपर की माइनिंग हो रही थी और वो अपना लबादा ओवरऑल होता है पूरा, जो एक सिंगल ड्रेस पहनी जाती है जैसे आप लोग के पेरेंट्स फादर पहनते हैं, ओवरऑल पहन के जाते हैं कि नहीं, उसी को वो धोने के लिए उसी धोबन को देते थे, सही है। तो अब जब वो धोबन धोती थी तो उसमें माइनिंग में तो कॉपर के पार्टिकल जैसे इन्होंने हाथ में लगाया तो लग नहीं गए थे, ऐसे उसमें कॉपर उनके उसमें लग जाता था और उसको धोती थी तो उसके उसमें ऊपर तैर जाता था, उसमें तेल बहुत होता था। पसीने में क्या होता है बताइए, तेल होता है, तो पसीने में तेल बहुत ज़्यादा होता था, तो जब वो पानी में भिगोती थी, साबुन से धोती थी, तो वो कॉपर के पार्टिकल ऊपर झाग में आ जाते थे। कैसे आ जाते थे? ये बात उसने जाके वहाँ के माइनिंग वाले के कॉन्ट्रैक्टर को, मालिक को बताई, और तब से पूरी दुनिया में कॉपर के एक्सट्रैक्शन का तरीका ही बदल गया। समझो उसने कितना उपकार किया कि सर मैं जब इनके लबादे धोती हूँ तो उसमें ऊपर कॉपर जो है तैर जाता है। उसके तो मालिक के तो आंखें फटी, ये क्या बता दिया इसने। सबको उसने फ़ोन किया और इसके एक्सट्रैक्शन का मेथड ऐसा क्यों हुआ उसको हम यहाँ समझें। सर तो इससे पहले कौन सा मेथड यूज करते थे? और दूसरे मेथड्स थे लेकिन ये मेथड इसके बाद इस्तेमाल होंगे, फ्रॉथ फ्लोटेशन। सो दिस क्रेडिट गोज टू दैट वाशर वुमेन। उस आप देखो इसमें क्या चीज की जाती है, कॉपर जो है, कॉपर को किसमें वेट किया जाता है? कॉपर इज वेटेड इन पाइन ऑयल। क्या होगा बोलो? पाइन ऑयल होता है चीड़ का तेल। चीड़ का पेड़ देखा होगा ना, मनाली और शिमला में बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, चीड़ के पेड़ होते हैं। पाइन ऑयल में उसमें कॉपर को वेट कर दिया और वो क्रश किया। समझो अभी हम आज का वीडियो भी दिखाएंगे। क्या किया गया बोलो? और इज क्रश्ड एंड उसको वेट किया किसमें बताइए? पाइन ऑयल। पाइन का पेड़ भी दिखा देंगे उसमें, समझिएगा। पाइन ऑयल है तो क्या होगा? कॉपर इसमें हो गया। नाउ अच्छा ये बताओ, कॉपर बहुत भारी होता है, 6.5 टाइम्स भारी होता है पानी से। नाउ कॉपर कंपाउंड किसमें वेट हो गया? कॉपर के कौन कौन से कंपाउंड है? Cu2O और दूसरा कौन सा था? C2S। गेट वेट इन ऑयल, सही है। अब इसमें पानी डाल दो। अच्छा जब इसमें आप पानी डालोगे तो जो गैंग पार्टिकल है वो पानी में भीग करके, पानी में भारी होने की वजह से नीचे बैठ जाएगा। सैंड में भी मिट्टी में पानी होता है, मिट्टी होती है और पानी का घोल होता है। थोड़ी देर बाद क्या होता है? अल्टीमेटली वो सस्पेंशन में आ जाता है नीचे, तो गैंग पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे। अब बोलो जो तेल हल्का है उस हल्के तेल में किसने कौन वेट हो गया? कॉपर उससे वेट हो गया तो कॉपर ऊपर तैरने लगेगा। किसमें वेट हुआ बोलो? गैंग पार्टिकल गेट वेट इन वाटर, कॉपर कंपाउंड गेट वेट इन ऑयल। कॉपर किसमें वेट हुआ? ऑयल में। ऑयल हल्का तैरने लग गया और फिर इसमें झाग बनाने के लिए फ्रॉथ स्टेबलाइजर डाला कि जिससे और झाग बने, हवा भी भर जाए। क्या हो? तो इस चीज को क्या कहा है कि कॉपर कंपाउंड गेट वेट इन ऑयल व्हाइल गैंग पार्टिकल, सेंटेंस पूरा करो निष्का, गैंग पार्टिकल गेट वेट, गैंग पार्टिकल्स गेट वेट इन वाटर, गैंग पार्टिकल्स सेटल डाउन एट बॉटम व्हाइल, ये क्या होगा? दैट इज फ्रॉथ। फ्रॉथ देखा तुम्हारे घर में जब कपड़े होते हैं, झाग, फ्रॉथ ऑफ
copper compound wetted in oil floats on top. It is skimmed. जैसे दही से मक्खन बनाया जाता है तो ऊपर से बिलो लिया जाता है कि नहीं, इसे स्किमिंग कर दी, सही है। कॉपर का फ्रॉथ कैसे बनने को समझ नहीं आया। वो अभी हम बताएंगे कि उसके लिए फ्रॉथ स्टेबलाइजर डालना पड़ता है। पाइन ऑयल के साथ एक फ्रॉथ स्टेबलाइजर भी होता है। अब देखो क्या चीज की गई, ऊपर क्या तैर रहा बताइए, फ्रॉथ। किसका फ्रॉथ ऑफ कॉपर कंपाउंड, किसमें वेट, वेट इन ऑयल, और नीचे that is gang particles wet in water। तो फिर इसकी बाद में स्टीमिंग कर ली जाएगी। ये क्या इसमें डाला गया वाटर। जरा इस प्रोसेस को देखें फिर हम स्टेप 2 की ओर बढ़ें। ये सिर्फ जो हमारा फर्स्ट प्रोसेस था सिर्फ हमें मिट्टी कैसे हटानी यही बताएगा, इसमें ज़्यादा कोई केमिस्ट्री नहीं इन्वॉल्व है। तो अब जरा इसे चेक करें कि क्या है पहला प्रोसेस। ये देखो फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। तो क्या है? Froth flotation process. चलो अब जरा देखें। अब देखो। हमारा गर्दन छिड़ गया, इनको शॉर्ट का पड़ा। सर एक बार आप इसे ट्राई कीजिए। नो चिलिंग कार अब अनुकूल सेफ्टी कोड के साथ। ये सब गाने चलते हैं हमारे में, उसमें ऑब्जेक्शन आ जाता है। ये सब तो वो है। देखो ये तुम फ्रॉथ देख रहे हो, हाँ ऐसे ये देखो कैसे स्किमिंग कर रहा है, ऊपर से निकाल रहा है और नीचे नीचे क्या हो गया। फिर से देखो ये क्या चीज निकाली जा रही है, ऊपर से झाग निकाला जा रहा है कि नहीं, फ्रॉथ, और नीचे क्या होगा, मिट्टी के पार्टिकल्स होंगे। बोलो बात समझ में आ गई नहीं। दिस इज फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। ओके ओके, अब आगे की बात है। एक ये भी दिखाया गया, इसको भी देख लो। ये ऊपर उसी का फोम है या फ्रॉथ। ये देखो कैसे निकालना है कि नहीं, ये पूरा प्रोसेस। ओके क्लियर, समझ में आ गया ना आपको। ऐसे झाग के बस स्किम करना है हल्के से उससे, पैन से, सही है। तो झाग निकल गया, नीचे मिट्टी रह गई तो रह गई। कॉपर वेट इन ऑयल, तो कॉपर की जब एक सेक्शन लिखोगे तो स्टेप 1 में फ्रॉथ फ्लोटेशन लिखना। आयरन के लिखोगे तो क्या लिखोगे, मैग्नेटिक सेपरेशन लिखना। जिंक की मेटलर्जी 5 की सिखाएंगे तुमको, तो पांचों में अगर जिंक की कही जाएगी तो क्या लिखोगी, बोलो, बहुत धीमे बोलते हो। हाइड्रोलिक वॉशिंग बोल रहे, तेज तो बोलो, सही है। कॉपर की करोगी तो क्या करोगी स्टेप 1 में, बोलो, झाग उत्प्लवन विधि, तेजी से बोला। तो आयरन की क्या करोगी, मैग्नेटिक सेपरेशन में मिट्टी भी होगी तो लिखना दैट इज हाइड्रोलिक वॉशिंग फॉलोड बाय मैग्नेटिक सेपरेशन। दोनों भी कर सकती हो, अकेला भी कर सकती हो, या पहले मैग्नेटिक सेपरेशन कर लो, पानी ना लगे, क्रश करके मैग्नेट से अलग कर लिया, फिर जो बची उसको मिट्टी धो लो। वो ज्यादा इकोनॉमिक है। जितना पैसा बचेगा उतना तुम्हारा आयरन सस्ता होगा, मार्केट में ज्यादा बिकेगा। और पहले ही तुम बहुत सारा पानी लगा दो मिट्टी धोने में, तो उतना पानी का खर्चा, मोटर का खर्चा, बिजली खर्चा बढ़ जाएगा। तो मैं कर लो, जो बच गया उधर चला गया, उसमें भी मिट्टी होगी। जंग उनका तो बहुत प्रोसेस, वो खुद ही ऑक्साइड Fe2 होती है, हेमेटाइट है, पूरा जंगी जंग है। मिट्टी में रह गए, उसमें पानी गिरता है तो और क्या जाएंगे, कोई आयरन थोड़ी ना है। Fe2 मिल ही रहा है तुमको, समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। कॉपर में क्या करोगे, बोलो, फ्रॉथ फ्लोटेशन करोगे। जिंक में क्या करोगे, बोलो, आप बताओ, हाइड्रोलिक वॉशिंग, सही है। और कोबाल्ट में क्या करेंगे आप, सामने लिखा हो, तुम कितने ईमानदार हो। मैग्नेटिक सेपरेशन, बहुत ऑनेस्ट हो गए आजकल, इसीलिए मैं कहूँ नंबर नहीं ला रहा हूँ, इतनी ऑनेस्टी कैसे दिखा। चलो
ठीक है, सामने लिखा तब फिर कितने ईमानदार से। ठीक, पहला स्टेप समझ में आ गया कि किस तरीके से हम क्या करेंगे, बताइए। हाउ द ओर इज रिमूवल ऑफ गैंग पार्टिकल आइदर ऑफ थ्री मेथड, इट इज कॉल्ड एनरिचमेंट ऑफ ओर, दैट इज अयस्कों का सांद्रीकरण कैसे किया जाता है, इनमें से किसी एक फिजिकल सेकंड प्रोसेस है। सेकंड प्रोसेस में क्या है, अब यहां से बात अलग अलग चलेगी, थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ये मुख्य प्रोसेस, सेकंड सब में अलग अलग चलेगा। इसके लिए आपके बुक में देखो एक टेबल बनी हुई है, एक फ्लो चार्ट, वो देखो फ्लो चार्ट क्या कह रहा है। स्टेप नंबर 2 ना, देखो दैट इज मेटलर्जी ऑफ ओर। तो सबसे पहले ओर लिया और ओर का क्या किया, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। उसका यहाँ मेथड आपको कोई बताएगा नहीं, अलग अलग से सब पूछा जाएगा। तो ये स्टेप 1 हो गया, स्टेप 1। अब इसके बाद अब स्टेप 2 पे आए, ये हो गया स्टेप 1। कंसंट्रेशन हो जाए तो तुमको 3 तरीके के दिव्या मेटल्स मिलेंगे। एक हाई रिएक्टिविटी मेटल होगा, एक मीडियम रिएक्टिविटी मेटल होगा और एक लो रिएक्टिविटी मेटल होगा। हाई रिएक्टिविटी में कौन कौन सा है, मुझे चेक तो करो, लिखा हुआ है सब तुम्हारी बुक में। देखो टॉप ऑफ एक्टिविटी दैट इज KNaCaMgAl, दिखाई पड़ा, अलग अलग से ब्लू लाइन भी पड़ी हुई है साइड में, तुम देखो ब्लू लाइन से भी है, हाई रिएक्टिविटी है। तो पहला क्या है, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी। फिर दूसरा क्या है, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। और तीसरा क्या है, मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। ये 3 चीजें। हाई रिएक्टिविटी में पलट कौन कौन से मेटल आएंगे, दैट इज और हाँ बताओ, सही, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ये उसी रिएक्टिविटी सीरीज से लिए गए। अच्छा, इनमें क्या आएगा, दैट इज फेकुपबजन, दैट इज फेकुपबजन, FeCuPb और Zn। और तीसरे में क्या आ जाएंगे बताओ, लो रिएक्टिविटी में जो किसी से रिएक्ट ना करें, वो कौन कौन से हैं, AuAg। सही, ये तो आपको मालूम है। वैसे फर्स्ट और सेकंड बुक के Al भी इसी में आ जाएगा। Al भी बहुत रिएक्टिव है, ऑक्सीजन से बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेता है, Al2O3 बना देता है। इनमें अब मैं स्टेप 2 की बात करता हूँ। स्टेप 1 में क्या कहा था, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। स्टेप 2 क्या है, दैट इज स्टेप 1 क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। और कंसंट्रेशन ऑफ ओर के भी 3 अलग अलग स्टेप थे, वो हमने पढ़ लिए। स्टेप 2 में क्या आएगा, करेक्ट। स्टेप 2 में दैट इज, अगर वो कोई भी कंपाउंड है, जो मेटल के ओर्स हैं वो किस किस फॉर्म में पाए जाते हैं, आइदर फॉर्म ऑफ कार्बोनेट्स और इन सल्फाइड और ऑक्साइड फॉर्म। पूरे जितने भी तुमने ओर देखे होंगे, जितने हमने लिस्ट बनाई, उनमें 3 फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, दैट इज एक जिंक का भी एक कैलामाइन, वो नोट कर लो, वो मैं उस समय बताना भूल गया, ZnCO3। मैंने जिंक ब्लेंड बताया था, कैलामाइन नहीं बताया, लेकिन अब नोट कर लो। स्पेलिंग क्या है कैलामाइन, समझिए चीज को, हैं, कैलामाइन की स्पेलिंग क्या है, CLM एक उसमें नोट कर लो, जिंक का नोट कर लो, दैट इज Zn। ये रह गया मुझसे सर। तो फिर इसका ओनली ZnS ही है ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। कैलामाइन 2 हो गए ना, हाँ ठीक है, ठीक है। ZnS जिंक ब्लेंड है, और ये कौन सा है, ZnCO। जिंक ब्लेंड तो मैंने बता दिया था, और कैलामाइन भी बता था। ये जिंक कार्बोनेट, सही है। अब देखो
देखो एक चीज को उसी में ओर्स आर किस पे पाए जाते हैं, दैट इज ओर्स आर आइदर इन किस फॉर्म में, कार्बोनेट, किस में फॉर्म में, कार्बोनेट। दूसरा कौन सा, यहां से देखो जरा, सल्फाइड भी हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, ऑक्साइड। इसके अलावा तो कोई और नहीं है ना, कार्बोनेट फॉर्म में या इस फॉर्म में, सही है। स्टेप 2 है, अगर तुमको कार्बोनेट मिला या सल्फाइड मिला, यहां से आ जाओ स्टेप 2 में। मान लो जिंक की तुम कर रही, क्या करोगी, स्टेप 2 में बताओ, अगर जिंक की मेटलर्जी कर रही हो तो एक कार्बोनेट हो सकता है या क्या बनेगा बताओ, सल्फाइड। कुछ हो सकता है कि नहीं। अब हम स्टेप 2 में क्या करेंगे, मान लो देखो बुक में लिखा है कार्बोनेट और, पढ़ो जरा क्या लिखा है, कार्बोनेट और हुआ। वैसे तो सबके लिए, लेकिन मैं लिख रहा हूँ ZnCO3 के लिए, औरों के भी होंगे तो उनका भी ऐसे ही कर लेंगे। और दूसरा क्या है बताओ, देखो उसमें लिखा है ना सल्फाइड और, तो या फिर सल्फाइड और हो सकता है। तो जसमिता तब क्या होगा बताओ, ZnS। मान लो ZnS हुआ, अगर जिंक सल्फाइड हुआ तो तुम क्या ट्रिक अपनाओगे, और जिंक कार्बोनेट हुआ, तो इसको क्या करो, ऐसा कर लो जैसे इसको थोड़ी सी भी ऑक्सीजन ना दो, डिब्बे में बंद कर दो और एक छोटा सा छेद कर दो, देख लो, और आग के ऊपर रख दो पूरा कोट सारा, और इसमें कर लो। अब इसमें से जो गैस बाहर निकलेगी, क्या निकलेगी बोलो, हीट करोगे तो ZnCO2 गैस निकल गई। कौन सी गैस निकली, हीटिंग द क्रस्ट ओर। हीटिंग ये कौन सा ओर है, एनरिच्ड ओर, एनरिचमेंट हो गया। अब तुम्हारा और कैसा हो गया, एनरिच, इसमें मिट्टी हट गई, अब ज्यादा रिच हो गया। हीटिंग द एनरिच्ड ओर इन एब्सेंस ऑफ एयर। अब इसमें एयर कोई जा रही क्या, इस कॉल्ड, इसे क्या कहेंगे, कैल्सिनेशन। क्या हो गया बताइए, कैल्सिनेशन। क्या प्रोसेस है बताइए, स्टेप 2 की बात करो। स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 कहता है, स्टेप 1 तुम्हें समझ में आ गया ना, अब स्टेप 2 पे है। पहली चीज, कन्वर्टिंग कार्बोनेट एंड सल्फाइड इनटू ऑक्साइड। किसमें बदल गया बताओ, ऑक्साइड। अच्छा इसको क्या करो, कभी तुमने भुट्टा जब देखा वो कैसे भूनता है, हवा भी कर रहा है, खूब हवा दे, उसको रोस्टिंग करते हैं। ब्रेड को भी जब गर्म करते हैं तो खुले में करते हैं, रोस्ट हो जाता है। तो हवा देना, फैन चले, खूब हवा दो, उसको क्या कहते हैं, रोस्ट। समझते हो, हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर, इट इज कॉल्ड रोस्टिंग। यहाँ O2 देना है तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, रोस्टिंग। और यहाँ नहीं देना, नो एयर, नो एयर या लिमिटेड एयर, क्या लिखेंगे, हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ। तुम्हारी बुक में लिखा है लिमिटेड एयर, पढ़ लो। कैल्सिनेशन क्या है, दैट इज, क्या लिखा, स्ट्रांगली हीटिंग इन लिमिटेड, यही लिख देना, तो दैट इज लिमिटेड एयर। चलो अब इसमें बताओ, अगर सचिन तुम Zn सल्फाइड में O2 के साथ हीट करोगे तो क्या प्रोसेस होगा, जरा बताओ तो, बताइए क्या बन जाएगा, ZnS प्लस O2, ZnO और प्लस क्या बनेगा, SO2। वो तो हम कर लेंगे, वो प्रोसेस है, बैलेंसिंग तो हो ही जाएगी। तो दो अलग अलग प्रोसेस हैं, क्या दोनों ही प्रोसेस में ऑक्साइड बन गया, तो क्या लिखोगे, कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड। क्या कर लिया बोलो, पहला स्टेप क्या है, उनको ऑक्साइड में बदलो, और फिर इन दोनों में जो ऑक्साइड बन गया है ना, ये भी बना ये भी बना, इन दोनों में कार्बन से रिएक्ट करा दो। एक्टिवेटेड चारकोल दिखाया था तुमको, कार्बन एक डिब्बे में बंद थोड़ी दिन पहले, को किससे कराओ, प्योर कार्बन, किससे कराइए। अच्छा बताओ, ZnO और प्लस कार्बन से रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, Zn प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। आपको मिल गया मैटर। दो स्टेप है, पहला कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड, और दूसरा रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल। ऑक्सीजन हट गया, यही तो रिडक्शन है। फिर से समझिए,
दोनों प्रोसेस बता रहा हूँ, ठीक है। चलो स्टेप 2 में अब मुझे उससे मेटल निकालना है। जो मेटल तुमको मिलेगा वो 98% प्योर है। वैसे यहीं से जो मिल गया ना, कुछ लोग फिर रिफाइनिंग नहीं करते, 90 अल्ट्रा प्योर नहीं बनाते, यहीं से बर्तन बनाने लग जाते हैं और फिर वही कॉपर के बर्तन आते हैं, हम लोग कहते हैं दही न जमाना। कुछ लोग स्टेप 2 में ही काम खत्म कर लेते हैं, बोलते हैं ठीक है दे दो, हमको कौन सा रिफाइन करना है। लेकिन बताओ ऐसे बर्तन में क्या दूसरी इम्प्योरिटीज नहीं होंगी 2%? तो वही कॉपर के बर्तन हम लोग खरीदते हैं यहाँ तक। लेकिन एक थर्ड स्टेप भी है, वो अल्ट्रा प्योर बनाने का, वो हम अलग से देखेंगे, सही है। अब जरा देखो, पहला क्या है स्टेप बताओ? दैट इज, देखो, कन्वर्जन ऑफ एनरिच्ड ओर। एनरिच्ड ओर को किसमें बदलना बताइए? दैट इज कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड, ठीक है, मेटल ऑक्साइड। इस चीज को आयुषी समझो, पहली चीज तुम समझो। स्टेप 1 तो तुम्हें समझ में आ गया ना, स्टेप 2 शुरू से समझो। तो इसमें क्या कर सकते हैं? इसके 2 केस हो सकते हैं, कन्वर्जन करना है और दूसरा प्रोसेस क्या है बताइए? दैट इज रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल। स्टेप 2 के 2 वो हैं, लेकिन अभी मैं पहला वाला बताने जा रहा हूं। ए देखो फिर से, ए में इफ ओर इज कार्बोनेट ओर, बोलो इफ ओर इज कार्बोनेट और। आप इक्वेशन कहाँ देखेंगे बताइए? जब आपको देखना हो वो दोनों स्टेप यहाँ दिख रहे हैं, देखो ब्लू कलर से, जिंक की मेटलर्जी में या मीडियम की, मिडिल वाली बताना, देखा है? एक कार्बन, तो अगर कार्बोनेट और हुआ तो बोलो श्रेया क्या करें? देन कार्बन, हमें पहला प्रोसेस करना ना, ऑक्साइड बनाना है, तो मैं क्या करूं? कार्बोनेट और का इसको बंद करके डिब्बे में गर्म कर दो, CO2 निकल जाएगी छोटे छेद से, सही है। तो क्या होगा? देन और इज स्ट्रांगली हीटेड, जैसा सचिन ने बताया, स्ट्रांगली हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ, बोलो प्रदीप शर्मा, इन प्रेजेंस ऑफ, सेंटेंस पूरा करो। इसके मतलब का ना हो तो सुनेगा भी, नीचे बगल वाला ही बोलो, डीप ईयर रखता है। नाउ इफ और इज स्ट्रांगली हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ, इसी में तो यही क्विक-विटेडनेस है कि हम कितना सुन पाते हैं, मतलब की चीज ही नहीं सुन रहे हो, बगल वाला पीछे वाला बोल रहा है इन प्रेजेंस ऑफ। पहले से ही पता होना चाहिए था और वो बता भी रहे तब भी नहीं सुन रहे हो। लिमिटेड एयर, हमने कहा भी था कि रिफर करो बुक में। सीमित हवा में बहुत थोड़ी सी एयर हो, यहाँ डिब्बा भी बना हुआ है, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ एयर थोड़ी ना है, लिमिटेड एयर, बहुत थोड़ी रह जाए तो चलेगा, कोई वैक्यूम बना के नहीं रखना है, लिमिटेड एयर। तो क्या होगा बताओ? देन जो कार्बोनेट और होगा तो क्या होगा? देन इट इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड और। जरा चेक करो, इट इज कॉल्ड, निकिता इसे क्या कहेंगे? कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में क्या होगा? ZnCO3, ZnCO3 को हीट करो, यहाँ लिखो नो एयर या लिमिटेड एयर, सही है। तो किस में बदल जाएगा? ZnO प्लस CO2। बॉक्स किस चीज़ का होता है? बोलो। बॉक्स आयरन का होगा, बहुत मोटा सा, ऐसा कंपार्टमेंट जिसमें एयर ना जा सके। और इसमें क्या होगा? रोस्टिंग में ये देखो, बेसेमर कन्वर्टर, कभी तुमने देखा सीमेंट जिसमें मिक्सर होती है, ऐसा होता है, घूमता रहता है और इधर से खूब ये रोटेट करेगा, यहाँ से खूब हवा डाली जाएगी ट्यूरीज से, दैट इज एयर। ये फैन लगा है, ये क्या लगा है? ये फैन है और फैन से एयर डाली जा रही है और इसको गर्म भी कर रहे हैं। दैट एंड ऑन वन साइड इट इज फ्लेम इज गिवन, बेसेमर कन्वर्टर। तो ऐसे में अगर एयर हो और एयर की उपस्थिति में गर्म करोगे तो क्या होगा? ये रोस्टिंग। ब्रेड को रोस्ट करते हैं कि नहीं? जब तुम ब्रेड को सेकती हो तो हवा चलाती रहती है कि नहीं चलाओ, चलाओगी तो रोस्टिंग हो जाएगी, भुट्टा जैसे भूना जाए। चलो
तुमको इतनी बात राष्ट्रीय समझ में आ गई ना, हवा के साथ करोगे। जो मीट करते हैं कहते हैं रोस्टेड मीट है, खूब हवा दी जाती है उसमें, तो उस मीट को क्या कहेंगे? रोस्टेड, सही है, भुना हुआ। तो एम जेडन सी होती है। अगर मान लो कार्बोनेट है तो क्या करोगी? कैल्सिनेशन की रोस्टिंग, कैल्सिनेशन करोगी तो जेडन सी होती से क्या क्या बनेगा? सही है, ये बन जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास सल्फाइड और है तो पूजा दूसरा प्रोसेस है। इफ दो शर्तें देख लो, बुक में दोनों लिखी हैं। इफ इट इज सल्फाइड और, अब अगली क्वेश्चन पे पहुंचो। सो इफ सेकंड पार्ट क्या है? इफ और इज सल्फाइड और, तो क्या किया जाए? देन इट इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ एयर। उसमें हम क्या देंगे? देन it is heated in presence of air. It is called, ये क्या कहलाएगा? रोस्टिंग। तो जरा इस चीज को भी देखें, क्या चीज होगी रोस्टिंग? सर वो जो ऊपर इक्वेशन है ZnCO3 वाली, उसमें जो है कि लिमिटेड एयर लिखो, लेस एयर, कुछ ना भी लिखो तो भी चलेगा। यहाँ तो हम कुछ बना ही नहीं रहे, नो एयर लिख दिया, आप लिमिटेड लिख दो, ठीक। और कुछ ना लिखना हो तो कैल्सिनेशन लिखो। सबसे अच्छा क्या है, जिसे समझना होगा, हमने तो अपनी तरफ से इंडिकेट कर ही दिया कि कैल्सिनेशन हो रहा है। अच्छा यहाँ क्या होगा बोलो? ZnS हो तो क्या होगा? स्ट्रॉन्गली तो लिखा, पढ़ो बुक में क्या लिखा है? स्ट्रॉन्गली लिखा है क्या? पढ़िए तो। हाँ तो एक्सेस एयर, इसमें एबंडेंस होगा, जैसे मैंने फैन लगा दिया ऐसे, एबंडेंस, सही है। सो इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर लिखो, पूरे में जानी चाहिए। और स्ट्रांगली भी लिखो, कैसे हो? स्ट्रांगली। तो क्या होगा बताइए? नाउ देन इट इज कॉल्ड, इसे क्या कहेंगे? रोस्टिंग। इस प्रोसेस को देखिए, तो ये ऐसा ही किया जाएगा जैसे मैंने बना दिया, ओके ना। इस प्रोसेस को आप आगे देख लें कि नाउ ZnS और O2 मिक्स हुआ तो क्या होगा बोलो? ZnO प्लस SO2। यहाँ 3O है और यहाँ कितने O हैं? 2 हैं। तो इसे इधर 3 कैसे किया जाए? 3/2। भाई यहाँ देखो 3 है, यहाँ 2 था, तो 3/2 पहले 3 हो गए। अब पूरे में किससे मल्टीप्लाई किया जाए? 2 से। दैट इज 2 ZnS और प्लस 3O2 गिव्स। अच्छा यहाँ एयर लिख लें, वैसे एयर तो दिया ही जा रहा है, बस हीट का निशान हो रहा है, एयर तो ये है ही। तो क्या हो जाएगा? 2 ZnO प्लस 2SO2। फर्स्ट स्टेप, जो हमारा सेकंड स्टेप है, उसमें 2 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट क्या है? समझिए, उसके भी 2 पॉइंट हैं। तो किसमें कन्वर्ट करोगी? मेटल ऑक्साइड में हो जाएगा। देन कार्बोनेट और है तो कैल्सिनेशन करोगी, सल्फाइड और है सही है। देखो सल्फाइड और था तो क्या किया? सल्फाइड दोनों तुम्हारी बुक में रिएक्शन लिखी है। सल्फाइड और है तो क्या किया? रोस्टिंग। अब मेटल ऑक्साइड में ये बदल गया। अब बी प्रोसेस सेकंड स्टेप में ही ये बता दिया आपको। ए में भी 2 हैं, ए में 1 2 करके लिख लो कि इफ इट इज, ये कौन सा प्रोसेस, यही देख लो ना, ये सेकंड स्टेप चल ही तो रहा है। इफ इट इज कार्बोनेट हो, इफ इट इज सल्फाइड। कार्बोनेट हो रहा है, ऐसे ही गर्म कर दो बिना ये, और वैसा हो तो अभी बेसिमर कन्वर्टर बनाएगा, हवा दे दे के गर्म कर। सही, इतनी बात समझ आ गई। अच्छा अब इसका जो स्टेप 2 में पहला उन्होंने बता दिया, दैट इज कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड। देख लो, ऑक्साइड भी बना लिया, यहाँ भी ऑक्साइड बना लिया, 2 तरीके से बना लिया। ठीक है, कार्बोनेट था, हमने उसको दूसरे तरीके से बनाया, सल्फाइड था दूसरे। अब क्या करें? अभी स्टेप 2 चल ही रहा है, अब क्या करें बोलो?
दैट इज रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। अभी सेकंड प्रोसेस तो आपने बताया ही नहीं। अब उसे रिड्यूस करो मेटल में। कैसे करोगी? कोक से। किससे करोगे बताओ? इसी का सेकंड। अब बी पार्ट देखो, ये समझ में आ गया? बी पार्ट क्या इसी का? रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू किसमें? मेटल। तो दैट इज जिंक ऑक्साइड को कोक से रिएक्शन करा दिया। ये वैसे उस समय तक बहुत गर्म होगा ही, हमें अलग से गर्म करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ हीट। उसी टाइम पे ही बस कार्बन डाल देता बन जाता सब। तो क्या होगा बताओ? अब कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको क्या कहेंगे? कार्बन मोनो, ये बन जाएगा। जिंक बन गया कि नहीं? दिस एक्सट्रैक्टेड मेटल हैज सम परसेंटेज ऑफ इम्प्योरिटी, जिसके लिए हम थर्ड स्टेप करेंगे और रिफाइन करेंगे। दिस एक्सट्रैक्टेड, जो जिंक के आसपास है ना रिएक्टिविटी के, दो ऊपर एक नीचे या एक दो ऊपर नीचे, वही रहेंगे। सो दिस एक्सट्रैक्टेड मेटल हैज सर्टेन इम्प्योरिटीज। इतनी बात आपको समझ में आ गई? पहला क्वेश्चन आपको क्या करना है? डिफाइन करना है। सर जो यहाँ पे सी है तो कार्बन को क्या कहते हैं? हाँ, प्योरेस्ट फॉर्म, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कोक। सही है। उसको थोड़ा गर्म करो तो NO2 और SO2 उड़ जाएगी, उसमें नाइट्रोजन और सल्फर की इम्प्योरिटी, फिर वो पोरस हो जाएगा, फिर वो कोक कहलाएगा। कोयले को ही गर्म कर दो तो कोक बन जाता। सही है। रिडक्शन के लिए जरूरी है कार्बन ही नहीं। हाँ, ये बीच वाले कार्बन से हो जाते हैं, क्योंकि हमारी जो पूरी सीरीज है ये वही है जो कार्बन से ठीक ऊपर वाले, और जो कार्बन से नीचे वाले वो थर्ड में जाएंगे। सही है। सर मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी से भी तो रिडक्शन करा। मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी की सीधी इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है। वो कार्बन से रिड्यूस नहीं होंगे, कार्बन उनको रिप्लेस नहीं कर सकता, वो कार्बन से ऊपर है, वो खुद कार्बन को रिप्लेस करे। जो ऊपर है, ऊपर वाला क्या कभी नीचे, ऊपर वाला तो नीचे वाले को रिप्लेस करता है, लेकिन क्या नीचे वाला ऊपर वाले को कर सकता है? तो वास्तव में जब तुम ये लिखती हो, देखो लिख बा सर ना का मग अल मंजन, ठीक है। तो इन सब को कौन कर सकता है? वो लोग। यहाँ तक नहीं है, इसके बाद तो यहाँ पर आता है कार्बन। कार्बन है, ये मैंने तुमको एक रिएक्टिविटी सीरीज में बताया ही नहीं, तो तुम कैसे जानोगे? ये लिखो। तो ये कार्बन के आगे वालों को कर देगा, कर रहा है। ये मैंने कार्बन बताया नहीं था, लेकिन तुम इंक्लूड कर सकती हो। यहाँ पे कार्बन की पोजीशन है, तो इन सबको कर पाएगा क्या कार्बन? ये तो खुद ही कार्बन को करता है, लेकिन ये अपने आगे वालों को तो करेगा। सही, समझ में आ गई बात आपको? अब पहली चीज क्या डिफाइन करोगी? और क्या होता है? हाँ बोलो। बुक में कैसा लिखा है? हाई रिएक्टिव क्या चीज? हाई रिएक्टिव कार्बन का अगली पेज में थर्मल रिएक्शन के हिसाब से बताया है। किसको किसको कर रहा है? सर पूरा पढ़ो। सर जैसे Besides this carbon to reduce oxide to metal, sometimes displacement reaction can also be used. The highly reactive metals such as sodium are used as reducing agent. तो ये देखो बहुत अच्छी बात बताई। सर भाई थर्मल रिएक्शन में ना ये बोल रहे थे कि वो सब छोड़ो, थर्माइट अभी आगे बताएंगे। बहुत बड़ी बात उसने बता दी। सचिन की बात तो सुनो पहले, कितनी बड़ी बात इसे बताई। बोला कि इन सब से भी मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ, लेकिन प्रोसेस कॉस्टली हो जाएगा, कंपनी बैठ जाएगी। बुक में सीधा लिखा हुआ बता दिया उसने। बहुत बड़ी बात बोला। बोला कार्बन से करोगे तो सस्ता पड़ेगा। दिस जिंक या ये सब जो मीडियम रिएक्टिविटी वाले हैं वो किससे डिस्प्लेस किए जाते हैं? सोडियम से कर लो, इससे कर लो, सोडियम से कर लो। सोडियम 700 रुपए किलो है, कार्बन 10 रुपए किलो। किससे करोगे बताओ? कार्बन से। कंपनी बैठ जाएगी, तुम्हारा सामान नहीं बिकेगा। जिंक 200 रुपए किलो है, तुम उसको 700 रुपए वाले से करोगे। तो बहुत बड़ी बात इन्होंने चेक करके बता दी। अब सबसे नीचे वाली लाइन में पढ़ो कि दैट मीडियम रिएक्टिविटी वाले किससे रिप्लेस किए जा सकते हैं? इन सबसे करे जा सकते हैं। बट व्हाट इज प्रॉफिटेबल? पढ़ो लास्ट लाइन, ये लाइन पढ़ो। द हाईली रिएक्टिव मेटल्स सच एज सोडियम
are used as reducing agents because they are displaced from the compound. For example, manganese dioxide हम ऐसा कर सकते हैं, मतलब हम चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा जनरल काम के लिए नहीं किया जा सकता है। बहुत अल्ट्रा प्योर तुमको बताना है कि हमें थोड़ा सा सैंपल है अमेरिका भेजना है, कहीं भेजना है, बहुत महंगा, तब तो तुम कर लो, लेकिन फैक्ट्री में नहीं चलता है। पहले तुम सोडियम मंगाओ प्योर, उस सोडियम से तुम उसको डिस्प्लेस करके ये करो, तो क्या वो ठीक रहेगा? वो प्रोसेस कॉस्टली हो जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं? तो मेटलर्जी के प्रोसेस में हमें क्या देखना है? अल्टीमेट इट इज द कॉस्ट विच प्रिवेल्स। बात समझ आ गई? कॉस्ट का ही सारा मैटर। ओके, करा तो ये पूरी सीरीज कह ही रही कि सब कर ही सकते हैं, लेकिन किया नहीं। ठीक, अब आगे ओर को डिफाइन करो, मिनरल को डिफाइन करो, कैल्सिनेशन को डिफाइन करो, रोस्टिंग को करो, और दूसरा tabulate the chart of ore along with its chemical formula. You can leave anyone, सिर्फ एक फार्मूला छोड़ सकते। tabulate chart, यही दो सवाल हैं। chart of ore with, कितने टोटल हमने बताए? 9 बताएं क्या? नहीं, अभी वो भी तो है कैलामाइन। 8 होगा टोटल। 8 होगा। 8 कैलामाइन भी है, कैलामाइन लिख देना, ये इंपॉर्टेंट है अभी। फिर ठीक है, देयर कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम लिखो और फॉर्मूला केमिस्ट है, ठीक है, तो 8 लिख दीजिए। यही दो सवाल करो। केमिकल नेम लिखना है, सिर्फ फॉर्मूला। निक नेम जो कॉमन नेम। चलिए, कैलामाइन, जिंक कार्बोनेट, वो नहीं लिखना है, कैलामाइन लिखो, कैलामाइन के नाम से जाना जाएगा। मैं सही करता हूँ। तो ये भी लिखना पड़ेगा। हाँ? ये भी लिखना पड़ेगा। ये सब नहीं लिखना है, ये छोड़ना है, इतना ही। हाँ, फार्मूला लिख दें। चलो, ये लो, दो ले लो। हाँ बोलो, क्या और वाला बनाओ ना, जो आपसे पूछा था वही। उनका कंपाउंड का नाम नहीं लिखना है, बस जनरल नाम लिखना है, और का नाम लिखना है, नेम ऑफ और एंड फार्मूला, सही है, केमिकल नाम नहीं लिखना। चलो कर दो, 5 मिनट का है।